हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, जो हमने लिया है इम्यूनोलॉजी से। इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी, तो वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, और इम्यून सिस्टम को क्लासीफाई, उसका जो क्लासिफिकेशन है इम्यून सिस्टम का, उसे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो एक इंडिविजुअल, एक जो भी पर्सन का इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का, उसको डिस्क्राइब करेंगे। और टी और बी लिम्फोसाइट्स के रोल्स के बारे में जानेंगे कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो हमारी बॉडी के थाइमस पार्ट में बनती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज इम्यूनिटी क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या होता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में लेते हैं कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दैट कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी को नुकसान दे रहे हैं, उनको रेजिस्ट करने की, उनको खत्म करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, या फिर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सब टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। अगर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो टॉक्सिन से भी हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। तो उसके अगेंस्ट तो कैसे बचा जा सकता है, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, उसको इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से हम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली बात करें तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है यहाँ पे। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है, मतलब कि वो हमें बर्थ से ही मिली होती है। जो पेरेंटल होते हैं, पेरेंटल से जो चाइल्ड को ट्रांसफर की होती है, तो वो हमें बाय बर्थ प्रोवाइड होती है, तो उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। इसे हम आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए बाहर से एंटीबॉडीज को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, या फिर उसके अंदर मतलब आर्टिफिशियली तरीके से हम इम्यूनिटी देते हैं बाहर से। ये इन्नेट इम्यूनिटी एक तरह की जनरल प्रोसेस होती है, मतलब कि ये नेचुरल है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका, और इसमें किसी भी तरह की एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही इसमें एंटीजन को एक्सपोजर किया जाता है। और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये कॉज की जाती है एक स्पेशल इम्यून सिस्टम्स के द्वारा, जो कि हमारी एंटीबॉडीज जो फॉर्म्ड होती हैं, या फिर एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि जो भी हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स आ रहा है या टॉक्सिन्स इन्वेड कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके अटैक को खत्म करने के लिए ये एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली दी जाती हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। इसमें एंटीजन का एक्सपोजर होता है, मतलब ये एंटीजन के द्वारा ये एक्सपोज होती है एंटीबॉडीज। कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जब हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें कि जैसे कि हमको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं हमें टाइफॉइड हुआ है, तो टाइफॉइड हुआ है तो उस टाइफॉइड का तो एंटीजन होगा, एंटीजन बैक्टीरिया होगा, यानी साल्मोनेला टाइफी होगा। तो जब साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में एंटर करेगा, अब कैसे एंटर करता है, फूड एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करता है। अगर हम कुछ भी इस तरीके की चीजें इनहेल करते हैं
कंटामिनेटेड, सही से प्रॉपर वॉश ना करके एकदम से, मतलब हम उसको बिना वॉश किए जो भी खाने पीने का सामान है, मतलब खाने का सामान है, उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में बाय चांस एंटीजन एंटर करेगा। तो जब ये एंटीजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, तो ये एंटीजन हमारा जाएगा, साल्मोनेला का बैक्टीरिया जो होता है वो सीधे जाता है जीआईटी ट्रैक्ट में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहां पे जाता है। तो वहां जाकर के क्या करेगा, अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज खुद से बनाने लगेगा। तो जब अपने उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली भी एंटीबॉडीज पेशेंट के बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो और हम एंटीजन को किल कर सके। नेक्स्ट फर्स्ट इन्हेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, तो वो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। तो पहला ये है कि इसमें क्या होता है, जो इन्हेट इम्यूनिटी होती है, इन्हेट इम्यूनिटी में इन्हेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है सबसे पहले फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इनगल्फ ऑफ द सेल्स, मतलब कि किसी भी सेल्स को इनगल्फ कर लेना बाय डब्ल्यूबीसी या फिर मैक्रोफेज के द्वारा। हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी मतलब टीएलसी, टीएलसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करती है, मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, जिनका काम ये होता है कि बाहर जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया है, हमारी बॉडी में एंटर किया है, तो वो उसको क्या करे, इनगल्फ कर ले, मतलब कि उसको खा ले। तो फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो कि होती है डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस के द्वारा, जो इन्हेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा है एसिड सिक्रीशन ऑफ स्टमक। स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सभी जानते होंगे कि स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन होता है। या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू या फिर एसिड सिक्रीशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हेट इम्यूनिटी को प्रोग्रेस करा सकते हैं, मतलब इन्हेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि एंटीजन हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके, हमारे ऑर्गन को हार्म ना कर सके। तीसरा है कि रेजिस्टेंट ऑफ स्किन टू इन्वेजन बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्किन में इन्वेजन ना हो, स्किन में कोई भी हमारी बॉडी, हमारे स्किन में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर ना करे, तो उसको भी ये इन्हेट इम्यूनिटी रेजिस्ट करती है। फोर्थ है स्किन इन्वेजन ना बात किया मैंने। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल, हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स भी प्रेजेंस होते हैं, जिनकी वजह से भी इन्हेट इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो जो एंजाइम्स यहाँ पे दिए हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, कुछ बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और कुछ नेचुरल किलर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इन सब के थ्रू हम इन्हेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके, और जिससे हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, हम बीमार ना पड़े। जब ये इम्यूनिटी वीक होती है तो डिजीज प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट है बेसिक टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो तरह से डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो पहला ये है कि बी सेल इम्यूनिटी। बी सेल इम्यूनिटी, ये जो बी सेल्स होती है हमारी बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग ह्यूमरल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है टी सेल इम्यूनिटी, मतलब टी सेल इम्यूनिटी जो होती है वो थाइमस में फॉर्म्ड होती है, जिसको हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो जो हमारी बी सेल इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, जो भी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती है बॉडी में, तो ये इसके थ्रू डेवलप होती है। और टी सेल्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। जो अगर टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेटेड होती है, इनका एक्टिवेटेड फॉर्मेशन होता है, तो ये फॉरेन एजेंट को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो टी लिम्फोसाइट से फॉरेन एजेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। जबकि एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट से कहाँ पे बनती हैं, ये बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू में बनती हैं।
नेक्स्ट व्हाट आर एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? तो एंटीजेंस में कोई भी टॉक्सिन, ईच टॉक्सिन जो कि विच इज प्रोड्यूसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फिर या फिर ऑर्गेनिज्म कंटेन वन और मोर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कंटेन करता है? एक और एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स इन इट्स मेकअप दैट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑल अदर कंपाउंड्स, जो कि किससे मेकअप होता है? अलग अलग डिफरेंट अलग अलग अदर कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। These proteins which initiate acquired immunity are called antigens। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग एंटीजेंस बोलते हैं। लिम्फोसाइट का रोल क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं? What happens if lymphocytes are genetically absent or have been destroyed? क्या होगा कि अगर लिम्फोसाइट्स जेनेटिकली एब्सेंट हो और या फिर हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो चुके हों, तब क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जेनेटिकली खत्म हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो ये आपको आंसर करना है, तो आप प्लीज इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स आर लोकेटेड। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? लिम्फ नोड्स में होते हैं। लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? स्प्लीन में होते हैं। ये सब हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम के पार्ट है। स्प्लीन, सब म्यूकोसल एरियाज ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सब म्यूकोसल एरियाज में, थाइमस में और बोन मैरो में, इन जगह पर क्या होते हैं कि लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स कहाँ से डिराइव्ड होती हैं? लिम्फोसाइट्स डिराइव होती है ओरिजिनली। अगर हम बात करें कि लिम्फोसाइट्स कहाँ से बनती हैं, तो लिम्फोसाइट्स जो डिराइव्ड होती हैं वो पीएचएससी से, जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है वहां से डिराइव्ड होती हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी लिम्फोसाइट्स हैं जो बनती हैं इवेंचुअली और इवेंचुअली बनती हैं लिम्फोसाइट्स और लिम्फोइड टिश्यू में इनका एंड अप होता है। फर्दर फिर उससे पहले पहले तो लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं, फिर बाद में वो डिफरेंशिएट होती हैं और प्री प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे पीएचसी का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पीएचसी का मतलब क्या होता है। पी मीन्स होता है प्लूरिपोटेंट और एच मीन्स होता है हिमेटोपोइटिक और P4 होता है सेल। ये सब जो होते हैं, इसका जो नाम दिया गया पीएचसी मतलब प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक सेल्स। ये एक सिंगल सेल होती है जो कि इम्यून सिस्टम से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो इनिएट हो चाहे फिर एडेप्टिव हो, जो भी हो, ठीक है, उससे डिराइव होती है पीएचसी। ये जो लिम्फोसाइट्स है ये कहाँ बनेंगी? एम्ब्रियो में बनेंगी और पीएचसी सेल से बनेंगी। पीएचसी मतलब प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक सेल से बनेंगी। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोसेसिंग ऑफ द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे ये प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो डिस्टाइन मतलब एंटीबॉडीज से क्या होती है? प्री प्रोसेस होती हैं। ये होती लीवर में है मिड फीटल लाइफ, जो फीटल की जो बीच की लाइफ होती है, और उसके बोन मैरो में, मतलब कि ये प्री प्रोसेस होती है लीवर में ड्यूरिंग मिड लाइफ फीटल, और बोन मैरो में लेट फीटल लाइफ बनती हैं आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है, बेबी बर्थ कर लेता है, उसके बाद बोन मैरो में बनती है। वरना फिर ये जो मिड फीटल लाइफ बीच में ये इनका जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, प्री प्रोसेस होती है लिम्फोसाइट्स, वो लीवर में होती हैं। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स जो डिस्टाइन करती हैं ये एक्टिवेट होती हैं टी लिम्फोसाइट से। पहले टी लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं तो उससे होती है, और टी लिम्फोसाइट्स प्री प्रोसेस होती है थाइमस ग्लैंड से। Formation of antibodies and sensitized lymphocytes by a lymph node is response to antigens.
एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन और सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स ये सब लिम्फ नोड के द्वारा ही होती हैं और इसका रिस्पॉन्स एंटीजन के लिए होता है। बी लिम्फोसाइट सिस्टम और ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल से होता है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, क्योंकि दो तरह का रिस्पॉन्स ये प्ले करते हैं, एक तो प्राइमरी करते हैं और दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्ले करते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडीज का पिक्चर्स बताई गई है। तो एंटीबॉडीज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग वेरिएबल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर से दिख रहा होगा, ये होता है, ये वाला पार्ट होता है वेरिएबल रीजन का। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो होता है, ये वाला रीजन, पूरा रीजन फैब का कहलाता है। ये पूरा फैब का रीजन होता है, इतना हिस्सा फैब का होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो एफसी पार्ट होता है, मतलब एंटीबॉडी का ये एफसी पार्ट होता है ये वाला। और ये ऊपर का पार्ट जो होता है वो फैब का होता है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब ये यहाँ पर आके एंटीजन बाइंड करेगा। और ये उसका वेरिएबल रीजन है। दो तरह की चेन यहाँ पे अटैच होती है, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है, और इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। इसमें पॉइंट्स बताया, नेचर ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का जो नेचर है, कैसा मतलब वो होता है, और क्या एंटीबॉडीज का नेचर क्या है, और एंटीबॉडीज की स्पेसिफिसिटी को यहाँ पर दिखा रहे हैं, और एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब एंटीबॉडीज का क्या एक्शन होता है जब भी एंटीजन अटैक करेगा, तो एंटीबॉडीज की क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे वो वर्क करेगा। जब भी इन्वेडर अटैक करेगा तब एंटीबॉडीज का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, ये बताया है यहाँ पे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे अंदर होता है, वो एक्टिवेट कैसे होता है। डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ इन्वेडिंग एजेंट्स। डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ इन्वेडिंग एजेंट्स में क्या कौन कौन से वो रिएक्शंस होती हैं जो पता चलता है कि एंटीबॉडीज इस इन्वेडिंग एजेंट की एंटीबॉडीज का डायरेक्ट एक्शन कैसे पता लगा सकते हैं हम। एग्लूटिनेशन से पता लगा सकते हैं, प्रेसिपिटेशन से लगा सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से लगा सकते हैं, लाइसिस करके लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सिस्टम अबाउट 20 प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स के प्रिकर्सर। प्रिंसिपल प्रोटीन C1 के थ्रू C9, B एंड D ये होता है, ये सब क्लासिकल पाथवे के द्वारा एक्टिवेट होता है। मल्टीपल एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स पड़ता है, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस होती है, लाइसिस होता है, एग्लूटिनेशन किया जाता है, वायरस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, कीमोटैक्सिस होती है, मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन और बेसोफिल्स का एक्टिवेशन होता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।